डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं कर्नल RSN सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और याद रखें, आज से सिर्फ 11 दिन बचते हैं दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के, और कर्नल RSN सिंह से भी आपकी भेंट होगी वहाँ पे। और अवश्य आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर लें, जो ओपन कैटेगरी है इसमें, बाकी सारी कैटेगरी क्लोज हो चुकी। तो स्वागत है आपका कर्नल RSN सिंह जी, और आपको और सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। अभी हम देख रहे हैं कि म्यांमार सीमा पर और बांग्लादेश के भीतर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और एक तरह से जो तो ग्रेट गेम हुआ करता था पहले, जिसमें बहुत सारी जो टॉप पावर्स होती थी वो एक दूसरे को चेस बोर्ड की तरह वहाँ पर शह और मात का खेल खेलती थी, वो अब म्यांमार में और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। आप कैसे देखते हैं इसको? दीक्षित साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, अभी 2 विजिट हुई। एक ये साहिल शमशेर मिश्रा, ये मिर्जा, और हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के एक मेजर जनरल अकम्पनीड बाय ब्रिगेडियर एंड 1 कर्नल। तो मिर्जा साहब जो है, मैं देख रहा था कि यूनिस मियां से भी मिले, कई और बड़े ओहदेदार से मिले, और एक जॉइंट चीफ्स का एक लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब एक तरह से हेड ऑफ स्टेट से डायरेक्ट मिले और इतनी लंबी वार्तालाप हो। और मेरे ख्याल से उस मुलाकात में जो बांग्लादेश आर्मी चीफ थे वो प्रेजेंट नहीं थे। जी हाँ। तो ये पूरे डायनेमिक्स को दिखाता है कि इनके नीचे जो फिशर्स हुए हैं सिविल में, तो वो तो हुए ही हैं, और मिलिट्री में भी बहुत बड़े फिशर्स हुए। और 2 चीजें हो रही हैं अभी पाकिस्तान में, ये सॉरी बांग्लादेश में। एक तो मुहिम चल रही है ये आपके अराकान कॉरिडोर की, और उस पूरे एरिया पे जिसमें पाकिस्तान भी मदद कर रहा है अमेरिकन्स की। और उसमें कहीं पाकिस्तान एंड अमेरिका दे हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, क्योंकि चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए बहुत अहम है। बहुत पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं चाइना ने उसमें। और दूसरा ये हो रहा है कि इनके आने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब दोबारा तिबारा ठुकने से अच्छा है कि अब हम बांग्लादेश के जरिए हम ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको जारी रखें। और वहां सब कुछ उपलब्ध है, फेवरेबल रजीम है, जमायते इस्लामी है,
Jamaat-e Islami, which is the mother of all terrorist organizations in the subcontinent. वहाँ ग्लोबल जिहाद वाले भी हैं, अल-कायदा से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, वो बहुत सारे ये वहाँ पे है, आउटफिट्स है। तो उन्होंने अपना फोकस अब बांग्लादेश पे शिफ्ट कर दिया है कि यहाँ से चलाना है, यहाँ से रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बंगाल है, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है और डिनाएबिलिटी है और यूनिस मियाँ इसको चला रहे हैं, चलने दे रहे हैं क्योंकि पूरा मामला जो है वो जमायते इस्लामी द्वारा कंट्रोल है। दर्शकों को ये मैं बता दूं कि क्या आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो क्या ये लोग बहुत खुश थे, बांग्लादेश के जो रेडिकल लोग थे? और क्या आपके अंदर का पाकिस्तान खुश था? तो अंदर का पाकिस्तान भी हमारे खुश नहीं अंदर था। का पाकिस्तान तो बहुत ही दुखी था। जी, जी। तो अंदर का पाकिस्तान वो था। दूसरी बात है कि अभी आपने देखा कि ये जितने विजिट्स हो रहे हैं, ये नॉर्मल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पास है क्या डिफेंस कोऑपरेशन करने के लिए एक्सेप्ट फॉर यू नो टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर? वो सब कुछ नहीं है। ये इट इज ऑल रिलेटेड टू टेररिज्म। ये सारा टेररिज्म से रिलेटेड है और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार इलेक्शन से भी ये रिलेटेड है। इसके पहले वाले इलेक्शन से भी पहले वाले इलेक्शन पे 2 इलेक्शंस बिफोर मुझे याद है कि कई लोगों ने मुझे कहा, ये इनपुट दी थी कि ढेर सारा पैसा बांग्लादेश के थ्रू आया था उस इलेक्शन में और खास करके ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, वहां पर आपको मालूम है कि बांग्लादेशी जो है वो 4-5 सीट, कम से कम 5 सीट को डिटरमिन करते हैं वहां पे। मतलब काफी इन्फ्लुएंस करते हैं उसको और काफी पैसा और सब कुछ आता है वहां से। तो वो भी एक कारण है। तो अगर देखेंगे कि ये वहाँ का जो आर्मी चीफ है कमरुज़्ज़मान, वो कहाँ विजिट किया है? वक़ारुज़्ज़मान गया है लाल मुनीर हाट, जो कि बिल्कुल अगर बांग्लादेश का मैप आप देखेंगे तो उसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसके बिल्कुल ईस्ट में है, ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और वेस्ट में जिस थंब की आप बात कर रहे हैं वो बॉर्डर ठाकुरगाँव बॉर्डर से 15 किलोमीटर पे ही तो है वो। हाँ, जी, जी। और वेस्ट में अगर आप देखें तो जिस स्तंभ की अभी आप बात कर रहे थे मुझसे, वो एरिया है ठाकुरगाँव। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो हुआ है हरकत। कुछ ये लोग प्रॉक्सी वॉर की हरकतें इन्होंने की होंगी, तो इंडिया ने कोई एक्शन लिया होगा। इंडिया ने इनको आके 2-4 लगा दिए होंगे। मेरे पास तो पूरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये दिस इज़ वेरी सेफ असेसमेंट आई वुड से। तो इनको लगा दिए हैं तो ये हेलीकॉप्टर से पहले वहाँ गए, फिर वहाँ गए। कोई और मुझे दूसरी बात मुझे होती। ऐसा बताया गया है कि वो जो थम है, पांचागढ़ ठाकुरगाँव वाला जो एरिया है, उधर ठाकुरगाँव के ऊपर पांचागढ़ है और तो वो जो थम जो निकल रहा है, वो थम कट गया है, ऐसा समाचार आ रहा है। हाँ, हो सकता है तो खून बह रहा होगा। वो तो उसको देखने इसीलिए खास तौर से इसको हाँ, शमशाद मिर्ज़ा अगर को अगर उसकी वो कोई अबैंडन्ड एयरफील्ड है, वर्ल्ड वॉर 2 का है, अगर उसकी एफिकेसी या उसकी सर्विसेबिलिटी या उसका ऑपरेशनल ये अगर असेस करने होते तो उनके साथ एयर फोर्स के लोग होते। ठीक है ना? एयर फोर्स वाले जाते भाई, ये आर्मी का डेलीगेशन तो आर्मी तो ये तो टिपिकल है, वो गया है क्योंकि इसको खबर आई है कि भैया कुछ हो रहा है। तो ये इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से रिकॉनेसेंस करने गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा दीक्षित साहब, ये जो थंब वाली बात है, ये प्योर असेसमेंट है कि अगर ये नॉर्मल बॉर्डर गार्ड्स जो पहले बांग्लादेश राइफल्स थी, अगर वो नॉर्मल वो वाली सिचुएशन रहती तो कभी इसको हेलीकॉप्टर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
करेक्ट, दैट करेक्ट। मीन्स दैट मीन्स दैट ये जो बॉर्डर फोर्सेस जो है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, सिचुएशन जो है, हालात इनके काबू से बाहर हो गया है, इसलिए कुछ हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो एमआई की जो टीम गई है, जी। वो जरूर कुछ प्रूफ लेके गई होगी वहां पे प्रूफ लेके गई होगी कि ये देखो ये तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई दे हैव मेट द डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस। और वहां पे उनको मतलब एक तरह से ये रिब्यूक करने के लिए गए हैं वहां पे, कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए थोड़ी गए हैं वहां पे, या बांग्लादेश कोई के साथ क्या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करेंगे? नहीं नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि दिस इज रिलेटेड टू टेररिज्म। और जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान का फोकस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उधर बांग्लादेश की तरफ गया है, क्योंकि उनको लगा है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, रेडिकलाइजेशन, लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन है, ठीक है, वो वहां पर है। देन इट इज फैसिलिटेटेड बाय यूनिस मियां, कुछ और भी दोस्त हैं पाकिस्तान के, तुर्की है, अमेरिकन मे नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट एरिया, उनका अभी फोकस है बिल्कुल साउथ में। और आप देखिए ना कि बॉर्डर पे अगर सिचुएशन सीरियस नहीं होता, तो ये भाई साहब वखरुज़मान ये सऊदी अरेबिया जाने वाले थे, वो विजिट उन्होंने कैंसिल किया। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसका मतलब बात बहुत सीरियस है। और दूसरा है कि वो भारत भी आने वाले थे, कोई यूएन पीस कीपिंग मिशन और काउंटर टेररिज्म को के रिलेटेड कुछ यहाँ पे सेमिनार्स, कुछ मीटिंग्स थे, उसको अटेंड करने। तो अभी क्या है, जो मिर्जा मियाँ जो है, लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वाले, वो 6 मेंबर डेलीगेशन लेके आए हैं सर। और उसमें पाकिस्तान का जो जीओसी 15 इन्फेंट्री डिव है, वो भी आया है। उसके आने का क्या मतलब है? इज द पाकिस्तान आर्मी planning to deploy its forces in support of this Arakan corridor? फिर वो लोग जाते हैं 10th इन्फेंट्री डिव जो रामू में है, कोक्सेस बाजार में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो ये सदर्न जो अराकान कॉरिडोर है, उनका फोकस अभी इस तरह है। अब क्या ये भारत और चाइना और रशिया को रोकने की कोशिश है किसी तरह के? क्या बांग्लादेश आर्मी चीफ को ये लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आते, इनको जरूर इनकी मुलाकात करवाई जाती, वो जनरल मिर्जा महोदय से। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि मैं देख रहा हूं कि आर्मी में इट इज स्प्लिट इन 3 ग्रुप्स। एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है जो कहता है कि नहीं यार, ना इधर ये, हम लोग को प्रोफेशनल होना चाहिए, जस्ट आर्मी में कुछ ऐसे लोग होते हैं। एक है जो कि बिल्कुल इस्लामिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, वो पहले भी था, ये ग्रुप जेईआई से इन्फ्लुएंस था। और एक था, ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप बच गया है, दैट इज प्रो लिबरेशन ग्रुप। तो जिन दिनों मेरा कुछ वास्ता था, उस समय जो आर्मी थी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, फ्रीडम फाइटर लॉबी और रिपैट्रिएटेड लॉबी। तो फ्रीडम फाइटर लॉबी वो थी जो कि उनका ये था कि भैया हमने असली लड़ाई तो हमने लड़ी है और हमको ये होना चाहिए, हमको उसका इनाम मिलना चाहिए। और ये फ्रीडम फाइट, ये जो रिपैट्रिएटेड लॉबी था,
इनका कहना था कि ये तो प्रोफेशनल सोल्जर्स ही नहीं है, यू कांट कंपेयर अ प्रोफेशनल सोल्जर विथ एक नॉर्मल जो कोई मूवमेंट से निकला हुआ हो और इस तरीके से निकला हुआ हो। तो हमने जब देखते थे कि जब भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब आती थी पावर में, तो ये रिपैट्रिएटेड लॉबी का जो ग्रुप था, उनकी गुड्डी हाई हो जाती थी, उनके प्रोस्पेक्ट्स हाई हो जाते थे। और जब ये शेख हसीना आती थी तो फ्रीडम फाइटर लॉबी की गुड्डी हाई हो जाती थी। वही वो बेसिकली वही ये ग्रुप है। तो आपके दर्शकों को ये मैं बता दूं कि मोर और लेस ये ग्रुप्स जो है उसी तरीके से हैं, ये जैसे जेईआई। जेईआई तो पहले भी बांग्लादेश का इलेक्टोरल पार्टनर था और वो फ्रीडम फाइटर। मैं ये भी दीक्षित साहब, लेट मी कंसीव, जो मेरा अपना इंटरेक्शन रहा है कि वाकई में जो रिपैट्रिएट हुए थे वो लड़ाई के बाद पाकिस्तान से, जो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो था, जिन ऑफिसर से मैं मिला, दे वर डेफिनेटली मोर प्रोफेशनल इन देयर आउटलुक, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये हुआ। अभी मैंने जैसा कहा, जीओसी 15 इन्फेंट्री डे विजिट किया मिर्जा के साथ। साथ साथ अमेरिकन अभी प्रेशराइज कर रहे हैं ये जीएसओ एमआईए एग्रीमेंट, यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमसे साइन करो, और ये जो एसीएसए एग्रीमेंट है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, वो हमारे साथ साइन करो। ये भी चल रहा है। तो इससे यही अंदाजा लगता है कि पूरा फोकस जो है इनका भी उस अमेरिकन का अभी साउथ में है। ये भी आपके दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश में जो क्रांति थी, वो बुनियादी रूप से वो कोई स्टूडेंट की क्रांति नहीं थी, वो जमायते इस्लामी की क्रांति थी। बदला तो असली जमायते इस्लामी को लेना था, और बहुत सालों का बदला। अवामी लीग से उनका गुस्सा था पहले कि तुमने पाकिस्तान को तोड़ा क्यों। इन्होंने तो 71 वॉर में 2 ब्रिगेड तैयार किए थे, अल बद्र ब्रिगेड और अल शम्स ब्रिगेड, लड़ा भी था। तो एक वो तो रंजिश थी ही। ये खालिदा जिया इसका हस्बैंड था, तो पाकिस्तान का ये था, लॉयलिस्ट एक्चुअली इन द गार्ब ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। तो ये लॉबी वहां से हमेशा एक्टिव रही है। कभी भी ये प्रो पाकिस्तान लॉबी को, इसको अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें लोग। 70 के इलेक्शंस में भी दो अवामी लीग, शेख मुजीब अवामी लीग हैड गॉट ऑल सीट्स बारिंग 3 और 4, लेकिन उस समय भी 40% से ज्यादा वोट आए थे इनको। बाकी जो वेस्ट पाकिस्तान ओरिएंटेड या जो प्रो पाकिस्तान पार्टीज थी, सो दैट कॉन्स्टिट्यूंसी हैज ऑलवेज बीन देयर। दूसरा क्या है कि बदलाव इनको लेना था जमायते इस्लामी को, जैसा मैंने कहा, एक तो वो बदला, दूसरा बदला इनका था कि इन्होंने बहुत कहे ढाए थे, चुन चुन के लोगों को मारा था, रेप्स किए थे वो की। और वो शेख हसीना का मानना है कि उनके पिताजी और उनके भाई के वो कत्ल में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ था। तो इन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे को लटका दिया। और वो जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो बनाई थी, उसी के द्वारा इनको खटाखट वो करके। अब वो दूसरी बात है कि वही आईसीटी आज आर्मी ऑफिसर्स को ट्राई कर रही है। अब जिस आर्मी में 15 ऑफिसर्स को आप इस तरीके से रोज ले जा रहे हैं, गाड़ी से, प्रिजन के गाड़ी से, और कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो आर्मी कभी भी स्टेबल रहेगी? क्या उनके सिंपैथाइजर्स नहीं है?
जब मैं एक क्या? एक इसमें जो है ना, ये आश्चर्य हो रहा है कि ये सब कर रहे हैं तो आर्मी चुप क्यों है? क्योंकि आर्मी तो देखिए, वाकुर जमान जो है, जहां मैंने देखा और जो मैं पढ़ता हूँ कि इसने एक तो चीज कर लिया कि ये देखिए, ये आपके जेल वेल में नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। जी। उनका है कि हम ये जेल वेल में नहीं रहेंगे, इतना उसने किया है। लेकिन ये कुछ मामलों में बहुत वीक है, आपको मैं बता रहा हूँ। ही इज अ वेरी वीक पर्सनैलिटी। इसके सिंपैथीज कहीं और है, लेकिन इसका वो अपने आप को ये असर्ट नहीं कर पा रहा है। दैट इज माय रीडिंग ऑफ हिम। तो एनीवे, ये तो बदला तो इनको लेना था, अब बदला वो ले रहे हैं। अमेरिकन्स न्यू कि ये जो रेडिकल्स है, जमायते इस्लामी, ये दे आर वेटिंग इन द विंग्स, इनको केवल अनलीश कर देना है। और मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों की, अमेरिकन्स एंड इस्लामिक रेडिकल्स आर वेरी नेचुरल पार्टनर्स। हाँ, ये तो वर्ल्ड ओवर यही स्थिति है। हाँ, वेरी नेचुरल पार्टनर्स। सब कॉन्टिनेंट में वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। वेस्ट एशिया में वो शिया सुन्नी वो वाला उसको डायनेमिक्स करके वो काम उधर दूसरे इससे काम चलवा जाता है। शिया सुन्नी राइवलरी है, फिर इनको इसराइल से ठुकवा देते हैं, फिर लाइन दे कम इन लाइन, और उसके बाद फिर उनसे तेल लेते हैं, फिर पेट्रोल डॉलर्स बनाते हैं। तो वहां उनको मुसलमानों से डील करने का एक अलग तरीका होता है। फिर उनको लगा कि कोल्ड वॉर खत्म करना है, तो फिर हाँ ठीक है, ये मुसलमानों को यूज करो इधर। फिर इसको इनको देखेंगे क्या करना होता है, फिर ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम से ठोकना शुरू कर दिया। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में दे आर वेरी वेरी नेचुरल पार्टनर्स, लेट मी टेल यू। वो अल्लाह, अमेरिका और AK-47 जो भी है ना, वो ऐसे ही नहीं वो कॉइन हुआ है वो। तो अ, ये यूनिस मियां, इनका जो इंटेंशन क्या रहा है कि बॉर्डर को गर्म रखो, बिल्कुल हॉस्टाइल कर दो बॉर्डर को, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को। और इसलिए इसलिए हॉस्टाइल करो कि ताकि जो बाकी अमेरिकन एजेंडा जो है, जो मैंने बात किया ये सदर्न पार्ट में, उससे इंडिया इंटरफेयर ना करे। इंडिया को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट इस आदमी ने कर लिया। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन चाहूँगा आपको। एक हम्म। बार आप जाने हैं कि हमारे असम के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो सेंटर के बहुत नज़दीक भी हैं। उन्होंने कहा था कि ये चिकन नेक करना बंद करो। ज़्यादा चिकन नेक करोगे तो हमारे पास 2 चिकन नेक है। हाँ, मतलब यस। एक चिकन नेक जो है वो ऊपर है, वो हमारे मेघालय वाला वो महेंद्रगंज से लेके और इधर मिला देंगे आपके क्या बोलते हैं राजशाही के करीब 80 किलोमीटर का वो है और 28 किलोमीटर का वो है आपके चटगांव वाला, त्रिपुरा से लेके और बे ऑफ बंगाल वाला। तो ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था, वो बहुत सोच समझ के कहा था। वो सर, ऑफ द ये कफ थंब रिमार्क नहीं की जो था, बात कर रहे हैं आप, ये वार्निंग थी। नहीं नहीं, ये जो थंब की भी जो बात कर रहे हैं आप, ये भी तो एक तरह का चिकन नेक ही है ना। तुम हाँ, जहां जहां तुम मुर्गे ढूंढने चलोगे तो हम बहुत सारे मुर्गे ढूंढ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और तैयार कर देंगे। और ये भी तो वही है। तो ये है क्या सर कि एट आर्मी में अभी बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हो गए हैं। और किसी आर्मी में जब इस तरह के आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हो जाए, तो ये बताइए कि काउंटर टेररिज्म कौन करेगा? अगर जमायते इस्लामी इसके एलिमेंट्स का इसमें सहमति है और उनका सपोर्ट है आर्मी के अंदर में, और जमायते इस्लामी को यूनिस का सपोर्ट है, तो हु विल फाइट काउंटर टेररिज्म? ये भारत के लिए एक सवाल है, एक समस्या है। तो हमको तो अपने देश को
भाई हमको तो सुरक्षित रखना होगा। तो ये क्या है सर कि यहाँ पे बांग्लादेश में एक कंटेस्ट चल रही है और ये बहुत दिनों से, आज से नहीं, ये कंटेस्ट ये हमेशा से रही है और ये किसी न किसी रूप में ये हमेशा ये चलता रहेगा। एंड दैट इज कि इन्होंने देश तो बना दी, लेकिन इस देश की आत्मा क्या होगी? बंगाली राष्ट्रवाद या इस्लामिक राष्ट्रवाद? अगर बंगाली राष्ट्रवाद होता तो फिर बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक होते। अब वो हो नहीं सकता और इस्लामिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज होती नहीं। तो इसी जद्दोजहद में ये मरे जा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप थोड़ा सा अपना वो देखिएगा, ये थ्री फोर डिकेड्स, स्पेशली आफ्टर खिलाफत मूवमेंट, क्या था सर? यही यही स्ट्रैंड्स थे। बंगाली मुसलमान का एक खिलाफत पार्टी बनी थी, उसमें शोरावर्दी भी था और फजलुल हक भी था उसमें। बाद में इसी में से कुछ लोग और मुस्लिम लीग में चले गए। ये था ना, ये सादुल्ला आपके जो असम का जी जी जी। प्रीमियर बनाया था, जिसको जब कांग्रेस ने तो रिजाइन कर दिया वो था। जो खिलाफत ग्रुप थी बड़ी एक्टिव थी। हुसैन शुरावर्दी भी था उसमें, फजलुल हक भी था। कृषक समाज का जो वो पीजेंट्स का वो लेके, एग्रीकल्चरिस्ट का वो एजेंडा लेके चला। और बाद में तो शुरावर्दी चला आया मुस्लिम लीग में। और ये रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज एक्चुअली उनका जो हिंदू महासभा थी, उन्होंने बाद में इसके साथ सरकार में सहयोग भी किया था। ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक उस समय 2 सीट थी। तो ये स्ट्रैंड्स जो है ये हमेशा, एक कैलकाटा ग्रुप था, वो कैलकाटा ग्रुप वाज सबसे एंटी इंडिया। और जो एक एक ढाका ग्रुप था, वो ढाका ग्रुप उनका वो था, वही वाली जो मैं आपको, ये 12 साल का रहने वाला था फजलुल हक जो था, कि भाई ये पीजेंट्स का, एग्रीकल्चरिस्ट का, ये वो ज्यादा वो मजहब की बात नहीं करता था। तो वही है, द सेम स्टैंड्स आर देयर। ये हमेशा हमेशा रहेगा। तो जैसे ही यूनिस आया, भाई जमायत इस्लामी के तो पंख लग गए, उनके पंख लग गए। फिर ये जो प्रो पाकिस्तान, जो एक तरह से यूनिस के आने के बाद they have become Bangladesh has become de facto पाकिस्तान। तुर्की जो है वो दोबारा पाकिस्तान चाहता है। अमेरिकन जो है वो दोबारा पाकिस्तान चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो अरेस्ट जो हुआ है ये आर्मी ऑफिसर्स का, ये टाइमिंग थोड़ा इसका देख लीजिए। डू दे रियली वांट? भाई यही एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है ना। कौन इलेक्शन करवाएगा? कोई न्यूट्रल इलेक्शन बिना बांग्लादेश आर्मी के तो हो नहीं सकती है। अब उन्होंने ये फिशर्स डाल दिए बंगाल अरेस्ट करवा के। कौन ये करेगा इसको? हु विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी? हु विल कंडक्ट द इलेक्शंस? खालिदा जिया ने इन लोग को कहा है, वार्न किया कि देखो आर्मी को ज्यादा छेड़छाड़ में, उसको भी ये डर है कि ऐसा ना कि ये जो जमायते इस्लामी है उन पर भी भारी पड़ जाए। तो ये टाइमिंग देखो यूनिस मिया का। दूसरा है कि इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर आर्मी इम्प्लोड कर जाती है तो। और आपके बॉर्डर्स तो ऐसे ही वोलेटाइल है, और बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो पहले से ही रेडिकलाइज्ड है। सर वो जो आपको याद होगा, जो बीडीआर में रिवोल्ट हुआ था, वो मामूली बात नहीं थी। 56 ऑफिसर्स किल्ड आर्मी के। मैं एक चीज और मैं देखता हूँ, जिस तरह से जब हम थंब की बात कर रहे हैं ना, तो ये थंब में जो बीजीबी है, इसने तो अपनी पोस्ट जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के छोड़ दी। ऐसे कैसे हो गया?
सर क्या देखिए क्या है ना, आई मस्ट टेल यू दिस कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी भी कंट्री की, तो एक बॉर्डर लाइन को मैनेज करना और एक बॉर्डर को एज सच सिक्योर करना, दोनों दो चीज होती है। हमारे यहाँ भी क्या है, हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लाइन जो डिफेंस का है वो मान लीजिए बीएसएफ होगी, बट बीएसएफ व्हाट हैपेंस इज कि इट हैज टू गो इनटू दैट डिफेंसिव मोड, जो नॉर्मल कन्वेंशनल डिफेंस का वो होता है, जो कि बॉर्डर गार्डिंग से बिल्कुल अलग चीज है। वो आपके ऑटोमेटिक्स डिप्लॉय होते हैं, आपके मोर्चे खुद जाते हैं, आपके वो सेक्शन का डिफेंसिव प्लाटून का डिफेंसिव नेटवर्क बनता है। यू श्रिंक, आप माइंस बिछाना शुरू करते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स लगाना शुरू करते हैं, आप इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उस ये इंडियन आर्मी ने जरूर कुछ तो किया होगा कि वहां से ये उठ के भाग गए। केवल बीएसएफ वाले की धमकी से तो नहीं उठ के गए ना। some वो some action हालांकि must have दिखाया तो taken था ना, वो place. जब वो ऑपरेशन तीस्ता और वो ऑपरेशन आपका डेविल्स आई वाला जो दो ऑपरेशंस किए थे, तो उसको देख के डर तो जी, गए थे ये। तो और कुछ चीजें हैं जो आपसे कभी प्राइवेट में बात होगी तो हम आप बात करेंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ बताना मेरा उचित नहीं होगा, बट आई टेल यू दैट बस इतना कह सकता हूं कि ये पंगे तो ले लेते हैं सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और फिर इनकी, अगर थोड़ा लैंग्वेज माफ कीजिएगा मेरे फिर इनकी फटने लगती है। हम्म। नहीं, अब अगर इधर उसी को देखें तो वो जो दूसरा जो चिकन नेक है वो नीचे वाला, चिटगांव कॉक्सस बाजार वाला, तो वहां पे अभी वो अमेरिकन्स गए थे और अमेरिकन्स वो चिटगांव हिल ट्रैक्स में भी गए थे, वहां पे सुनते हैं उनके ऊपर कुछ गोलियां वोलियां चली, तो वो भाग के और तुरंत ही अपने जहाज में बैठ के उड़ गए, और वो सारा जो प्लान व्लान लेके आए थे वो सब वहीं का वहीं रह गया। और म्यांमार में यूएस का जो भी प्लान रहा है उसको भी सेटबैक भी चल रहा है, तो उसका भी इधर इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके नीचे वाले हिस्से में। जी सर, तो ये मैं कह रहा था कि अगर आर्मी इम्प्लोड कर जाती, सर कंट्री इम्प्लोड कर जाएगा। इफ द आर्मी इन बांग्लादेश इम्प्लोड्स द कंट्री विल इम्प्लोड। और मैं इम्प्लोड करने का बात नहीं होती कि टुकड़े टुकड़े स्प्लिंटर हो गए, नहीं, मतलब फेल्ड स्टेट हो जाएगा सर। एंड इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। इसीलिए जो अपना यूनुस मियां है, ही हैज प्रिजाइडेड ओवर ड्रिफ्ट। इसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, ही इज नॉट प्रिजाइडेड ओवर डायरेक्शन कंट्री का। अब ये सारी चीजें होती हैं सर, तो आप जैसा कहा कि ग्रेट गेम, यस आई टोटली एग्री विथ यू कि एक बहुत बड़ा ग्रेट गेम चल रहा है, जिसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, इतने सारे प्लेयर्स। अब सबसे बड़ी मैं इस बात पे गौर कीजिएगा कि व्हाट हैपेंस टू बिम्स्टेक देन। जिस तरह का स्वरूप बदल गया है बांग्लादेश के, व्हाट हैपेंस टू बिम्स्टेक। आपने तो सार्क से ये किया कि चलो वो एक नालायक है पाकिस्तान, जब तक वो रहेगा सार्क तो फंक्शन कर ही नहीं सकता है। हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट और होप थी ये बिम्स्टेक पे, द एंटायर बे ऑफ बंगाल रीजन पे। तो आपकी जो पूरी है वो तो अब शिफ्ट कर गई है इस तरफ से। सो व्हाट हैपन, दूसरा है ये एक चीज तो है कि सर यूनिस मिया इज नो मोर अंडर कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश, आई कैन टेल यू दैट मच। नो मोर अंडर दी, इन कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश। अच्छा। इसने अपने एम्बिशन, बहुत एम्बिशियस आदमी है, और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये भी एक सोचने की बात है
कि 2 कंट्री में वेस्ट ने इंटरवीन किया एंड बोथ थ्रू द रूट ऑफ नोबेल प्राइज। म्यांमार में सूची के थ्रू और इसमें यूनिस मिया के थ्रू। ये भी गेम थोड़ा इसको देखिए। तो ये यूनिस जो है ये बांग्लादेश का कॉन्शियस कभी नहीं था। और ये ना इस बंदे के पास कोई पॉलिटिकल विजन है, ना फोरसाइट है, ना कोई स्टेट क्राफ्ट है इसके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को थोड़ा आगाह करना है, ये जो लोग लीडर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा अरे ये देखो ये पढ़े लिखा का एग्जाम्पल, ये तो नोबेल प्राइज है। तो ये क्या है सर कि अब ये कंट्रोल लूज कर रहे हैं और ऐसा लीडर ब्लैकमेल भी बहुत जल्दी होता है। अभी ये एक चाइना में कॉन्फ्रेंस क्या बीओएओ कॉन्फ्रेंस क्या ऐसे है ये जो कि एशियन कंट्रीज का है, जहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज विद फेसेस एशिया उस पे डिस्कशन है। अबाउट 28 मेंबर्स इन दैट। वो गया, ही मेट द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। फिर उन्होंने वहां पे कहा मैं आपसे और एयरक्राफ्ट भी खरीदूंगा। ये अनाउंस्ड कि रशियंस का वो लेंगे, वो क्या कहते हैं ये ऑफशोर और ऑनशोर एक्सप्लोरेशन, ऑनशोर और ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में उनको और इंगेज करेंगे रशियंस को, ये सब उन्होंने बोला है। और उनको ये भी वादा किया है कि डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे दोनों कंट्री में। तो कहीं तो यूनिस मियाँ बहुत प्रेशर में भी हैं। और चूंकि इन्होंने इस तरह से रशियंस को ये कंसेशंस देने की बात की, तो अमेरिकन फोर्सेस ने आग लगवा दी ढाका एयरपोर्ट पे। रशियन इक्विपमेंट भी चला उसमें। ये तो बात ये बिल्कुल साफ है कि हो क्या रहा है वहां। और वो जो जैक्सन जी जो वहां पर मरे, वो तो टिपिकल सर, वो तो टिपिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ रशियन इंटेलिजेंस का फुटप्रिंट्स है वो। बाकी और लोगों ने जो किया होगा, मदद किया होगा ये, बट है क्या सर कि ये पूरी लड़ाई में आई सी द चाइनीज, द इंडियंस, द चाइना, इंडिया एंड रशिया on the same side. China, India, and Russia on the same side. On the same Okay. side, sir. Okay. है, जियोपॉलिटिकल हालात बदलते हैं सर। अभी क्या है सर, म्यांमार में आपको मैं बता रहा हूँ पूरा पासा पलट गया है। हुंटा जो है एक के बाद एक अभी वो कब्जा किए जा रहे हैं, जो ग्राउंड उन्होंने लूज किया था। एक वो जो बर्मा रोड एशियन हाईवे, वहां पे चौक में एक जगह है, उस पर कब्जा किया है। ये बड़ा पिविटल है। टीएनए ने जब इसको कैप्चर किया था तो कहते कि ये बड़ा पिविटल विक्ट्री था उनके लिए। और 3 हफ्ते की लड़ाई के बाद उन्होंने कब्जा किया। दिस इज जस्ट फर्दर नॉर्थ ऑफ मांडले, ठीक है ना, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ उसके आगे हिस्पो है। चाइना ने हैज थ्रोन इट्स वेट टोटली बिहाइंड द हुंटा नाउ, ठीक है। पहले क्या था, ये जितने ये ग्रुप्स थे, टीएनएलए, एमडीएनए, ये सब जितने थे, ये इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स यूज करते थे। अब बहुत डेडली ड्रोन सप्लाई करना शुरू कर दिया है चाइनीज ने। चौकमे के कैप्चर में इन्होंने एयरक्राफ्ट भी यूज किया, एयर स्ट्राइक्स के। चाइनीज ड्रोन्स को यूज किया टारगेट एक्विजिशन के लिए। आर्टिलरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पैराग्लाइडर्स, दे आर यूजिंग चाइनीज सप्लाइड पैराग्लाइडर्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि म्यांमार में जो ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल फ्रैगमेंट कर चुका है। और अब ये लोग रिट्रीट ही नहीं करे, भाग रहे हैं, मोर्चे छोड़ के भाग रहे हैं। और इनका प्रॉब्लम क्या है कि ऑपोजिशन का कि ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पर इनका कोई फेथ नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। चाइना का ये है कि भाई जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दो यहाँ, ताकि
कोई तरह की लेजिटिमेसी आ जाए और उनका है कि उसके पहले इलेक्शन के पहले जितना हो सके हुंटा टेरिटरी जो है रिकैप्चर कर ले। तो ये वहाँ पर ये अभी हो रहा है जो हुंटा ने तो सभी जगह आपका जो शान और काचिन हाँ, ऑपरेशन और जो है इधर आपके अराकान में तो बहुत उन्होंने टेरिटरी लूज़ की है, सबसे ज़्यादा तो अराकान में ही लूज़ की है। हाँ, अभी वही बस वही इलाका इनके पास अभी नहीं है। वो हाँ, नहीं है, चिन नहीं है, कचिन पे मतलब कचिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जो ऑपरेशन 1027 था, जो अक्टूबर 2023 में हुआ था, जिसमें टीएनएलए, एमएनडीए और अराकान आर्मी दे केम टुगेदर, ठीक है? और उस उन्होंने कहा कि यार हम मिल के लड़ेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सब अभी अलग-अलग है और उन्होंने वो ब्रदरहुड अलायंस बनाया था पीपल्स डिफेंस फोर्स के नीचे। तो ये सारे एरिया जो है मांडले के आसपास ये रिकैप्चर हो रहे हैं। तो जो मैंने कमेंट्री पढ़ा और कई लोगों का असेसमेंट पढ़ा तो वो हम पर भी लागू होता कि लोगों ने हमने थोड़ा या सिचुएशन को मिसरीड कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये जो शान जो ग्रुप्स हैं, ये 3 का जो एमडीएनए, टीएनएलए, अराकान, ये सॉरी टीएनएलए में ये इन्होंने पहले मिलके काम नहीं किया था, पहले भी किया था। लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ किया, लेकिन उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो मतलब बिल्कुल कंट्री को मतलब हुंटा से वो ऑन एन एंड्यूरिंग बेसिस उसको कैप्चर कर सकें। दूसरा लोग कहते हैं कि ठीक है, म्यांमार आर्मी का मोराल लो था, लेकिन इतना भी नहीं लो था कि बिल्कुल ही कमांड एंड कंट्रोल टूट जाए। क्या फ़र्क हुआ है सर कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन उन्होंने किया, अ, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है इनको। न्यू रिक्रूट्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स, इसने पूरे बैटलफील्ड के टाइड को बदल दिया है म्यांमार में। अब इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन्स, एक सू मॉन है, एक सीनियर एनालिस्ट है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के, और वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स का ये कहना है कि कांस्टेंट ड्रोन अटैक्स ने हमारी भारी मात्रा में सोल्जर्स को मार दिया है और उनको रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया है। एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का यूज हुआ है, हाँ, और वो ड्रोन्स के द्वारा गाइडेड। तो एक सबसे बड़ी बात है कि हमने मणिपुर में भी देखा, फुरेन में भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि बोथ इन कन्वेंशनल ऑप्स, सेमी कन्वेंशनल ऑप, स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सर ड्रोन का बहुत मतलब जो रोल है वो बड़ा डिसाइसिव डिसाइसिव रोल है उसका। इफ नॉट डिसाइसिव, इट एटलीस्ट सिग्निफिकेंट। उसके बाद टाइट कंट्रोल लगा दिया है चाइनीज ने बॉर्डर पे अपने। पहले तो ये शान ग्रुप्स वो बम्बू और डिच का होता था, एक नोशनल बॉर्डर आते जाते रहते थे, वो उन्होंने चाइनीज ने वहां पे बहुत बड़ा वो अभी वो फेंसिंग सी लगा दी है वहां पे। और अभी तो आपने ये भी पढ़ा ही होगा कि वो शान स्टेट में जो वहां पर जो ये साइबर फ्रॉड सेंटर्स जो चलते थे, उसको भी इन्होंने एड्रेस किया है। अ, हाँ, एक बात वहाँ तो मैं इंडिया से भी लोगों को ले जाके वहाँ पे रखा हुआ जी, था। जी, 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 जी। करेंट स्टेट में उनका कब्जा हो गया है, कया स्टेट में हो जाए है, कचिन स्टेट में एडवांस एडवांस कर रहे हैं। अ, अभी मैंने कहा कि रखाइन जहाँ पे अराकान है और ये चिन स्टेट वहां पर अभी 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 वहां नहीं पहुंच पाई है होंटा, ठीक है, जो एरियाज विच आर एडजेसेंट टू इंडिया। लेकिन ऊपर में हमने वो एनएससीएन के वाईए को हमने एंगेज किया, मणिपुर ग्रुप्स को किया है। तो ये भी उसको इससे आप कनेक्ट करके देखें।
क्या है सर कि ये समझने ये सब तो चलिए कि इन वन लाइन आई वुड से दैट द हुंटा इज रिकैप्चरिंग एरियाज इट हैड लॉस्ट। चाइना का क्या रोल है सर, ये बात अब समझ में आनी चाहिए। नाउ लिंक इट अप विथ वॉट एवर आई कवर्ड इन बांग्लादेश। देखिए सर क्या है कि चाइना ने अपने इंडियन ओशन स्ट्रेटजी के तहत, अपने एनर्जी स्ट्रेटजी के तहत उसने और चाइना when I say China, many Chinese companies have made huge investments. जब 2021 में हुंटा ने कू किया था, तब चाइना वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ इन्वेस्ट कर रखा था सूची में और उन्होंने कहा यार हम इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इतना इंस्टेबिलिटी पैदा ये हो रहा है इससे। सो देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द शान ग्रुप्स कि ये हुंटा को एक लेसन इसको सिखाओ। लेकिन लेसन सिखाने का मतलब ये था कि इस हद तक ले जाओ कि ये कोलैप्स न करे। अगर कोलैप्स कर जाता है, कंट्री कोलैप्स कर जाती है तो क्या होगा? सो दैट इज वेयर उन्होंने दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग इन अ बिग वे। ठीक है। तो भारत की और भी आपके हुंता से अच्छे संबंध हैं, और जो किसके? भारत के एक्शन होते हैं बॉर्डर पे, ये जो NSCN वाले, उल्फा वाले, उसमें तो हुंता जो है वो भारत की सहायता करती सर ऐसा है कि आपको मैं बता दूं, जो वेस्टर्न मीडिया को आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लोग तो यू नो थैंक गॉड कि अभी कुछ ये आप लोगों के जैसा चैनल है जो कि इन सब स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कस करता है, वरना कितने लोगों को इनसाइट्स है सर इस सब अबाउट योर नेबर्स। कितने अखबार निकालते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया को आप अगर आप इग्नोर करें, वो तो बिल्कुल कोई किसी को जिसको मर्जी वो विलेन बना देते। यूनुस मियां को हीरो बना देंगे, वो हुंटा को वो विलेन बना देंगे। बेसिकली क्या है सर कि हुंटा पीपल जो है ना, ये म्यांमार जो बर्मीज, जो कोर बर्मीज वहां के जो दे आर वेरी वेरी सिंपल पीपल। म्यांमार आर्मी कोई बहुत जो हुंटा जो इट इज नॉट ट्रिगर हैप्पी। वो चारों है। तरफ से कोई कहता है मैं हूं ही नहीं बर्मीज, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा तो अमेरिका से, मैं तो बैप्टिस्ट चर्च वाला हूँ, मैं तो चाइना के साथ डायरेक्ट डील करूंगा, मैं अमेरिका के साथ। व्हाट डू यू डू? हु कीप्स द कंट्री टुगेदर? नहीं, एक काम तो हुंता ने किया जिसको लेके जो है वो वेस्ट में बहुत अनईजीनेस थी, और वो ये थी कि इनके जो बौद्ध भिक्षु हैं ना, विराथू, उनके जी। नेतृत्व में इन्होंने रोहिंग्यास को तो लगभग पूरी तरह से निकाल दिया, और आपके इस्लाम का सफाया कर दिया म्यांमार से। तो इसको लेके भी पश्चिमी देशों में काफ़ी चिंता है, क्योंकि ये लोग जो हैं, आपने जैसा कहा ना कि ये इनके हायर्ड गन्स की तरह इनको हर जगह अवेलेबल रहते हैं। तो किसी स्थान से अगर आप इनको पूरी तरह से निकाल दीजिए तो ये सारे वेस्टर्न डिस्टेबलाइज़र्स जो हैं ये चिंतित हो जाते हैं। नहीं, इन्होंने जो सू ची को खड़ा किया था, और बाद में सू ची जब ये रोहिंग्या इशू पे शी रिप्रेजेंटेड द हुंटाज इंटरेस्ट इन दी, मतलब शी वाज पार्ट ऑफ द डिस्पेंसेशन इनडायरेक्टली। डिफैक्टो थी वो, जब वो सिविल रूल था, हेड थी एक तरह से, तो शी डिफेंडेड इनके एक्शंस अगेंस्ट द रोहिंग्यास इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी एशियान मीट हो रहा है ना सर, यू गो ईस्टवर्ड्स। आप बताइए ना कहाँ पे, मतलब कोई एग्जाम्पलरी डेमोक्रेसी आपको कहाँ देखने को मिलता है? मलेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर, कहाँ कहाँ मिलता है सर? सिंगापुर भी पुलिस स्टेट है वैसे तो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ आपको देखने को मिलता है? यार इतनी बड़ी बात क्यों?
फिर आप सबको हम्म, अपना आप एक तरफ डेमोक्रेसी की दुहाई करते हैं, उधर आप सरकार गिरवा देते हैं बांग्लादेश में, वहां इमरान को जेल भिजवा देते हैं, वहां पर मुनीर को आप हीरो बना देते हैं, यहाँ पर यूनिस मियां को हीरो बना देते हैं। हु विल ट्रस्ट यू? मतलब वो सब तो मतलब हमको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। We should just not waste time discussing the march of democracies and all that, nonsense. सब अलग अलग डीएनए तो के लोग अभी हैं। आप देखा होगा वो जॉन किरियाकू का एक एक्स सीआईए ऑपरेटिव का एक एएनआई पे एक इंटरव्यू आया था, तो उसने तो सच बात सारी बताई दी ना। सर आप के साथ मैंने पहले प्रोग्राम किया है। मैंने कहा था कि आई एम विलिंग टू स्टिक माई नेक आउट, और मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, वो अमेरिका के बॉम्ब्स थे। और इस रीजन में इसी बैलेंस इसीलिए बनाने। अमेरिका को ऑप सिंदूर में ज्यादा दर्द हुआ, हाँ, उसका सारा ये दर्द ही चर्चा यही है। आपने भी बहुत बार की है। हम्म, सर, व्हाट हुआ AQ खान क्या था? आप तो साइंस के आदमी हो। वो मेटलर्जिस्ट था, वो जो क्या वो सेंट्रीफ्यूज से जो मक्खन बनाते हैं ना, वो मक्खन का वो हम्म, तो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, वो उतना ही तक उसका था। वो मेटलर्जी कौन सी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो मक्खन बनाने के बाद ये उसके उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और आपके पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ना सर, तो वो हर जगह पे दिखती है। आज तो आपने पढ़ा होगा ना कि रशिया ने अभी एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मिसाइल क्लेम किया है कि हमने हमने बनाया। सो इट हम्म। शोज। अरे और हम एक देख रहे बात, हैं ना हमारे भारत में, हम हमारी जो एसएसबीएन बन रही है, ये आपके न्यूक्लियर जी जी, बैलिस्टिक सबमरीन्स, वो सारे जो वो प्रोपल्शन वगैरह तो सब भारत खुद ही कर रहा है ना। और अब तो वो एसएसएन भी बनाने जा रहा है जो आपके न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है, उसका सारा और न्यूक्लियर प्रोपल्शन भारत खुद ही कर रहा है। किसी आपको तो मालूम है कि जितना आप मिनिएचराइज करते जाओगे उतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। और आपको जो न्यूक्लियर वेपन्स है, यू नीड दैट कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ मिनिएचराइजेशन। इनकी क्या सर, वो मदरसा में न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा होता है, कहाँ होता है? ये बहुत बड़ा ये ईरानियंस अगर बोलते हैं ना कि मैंने बम बना लिया है, हम्म, और कोई लोग कहते हैं कि बना भी लिया, मैं मान भी सकता हूं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि एज अ ब्रीड, इट नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम, अदरवाइज जो पर्शियन ब्रेन जो है वो बहुत ही इवॉल्व है। उस ईरान इराक वॉर में दे हैव कम आउट विद सम ऑफ द बेस्ट, ये जो आपके न्यूरो न्यूरो सर्जरी वगैरह में कुछ इन्होंने बड़े चीज अच्छी चीजें उसमें इवॉल्व की हैं। वो उनका मैं मान सकता हूँ। ये यहाँ से गए हुए, वो कहाँ ये चोरी करके ब्लूप्रिंट लाके वो ऐसे थोड़ी बनता है वो। तो इसने वो तो कर दिया, लेके अब इसको जब नहीं गया तो फिर बोला कि अब क्या करें, तो मक्खन तो बना दिया है, निकाल लिया है इसने, क्या करें? चाइनीज के पास गए, बोले अच्छा चलो चलो ऐसा करते हैं ना, इधर लॉपनोर पे एक फोड़ देते, तुम्हारा कहेंगे तुम्हारा ही बॉम्ब था। सर और एक फिर बात AQ बताइए, खान, आप एक न्यूक्लियर AQ टेक्नोलॉजी की खान। बात करते हैं, मैं जो कह रहा हूँ आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये एनरिच्ड यूरेनियम वाला जो रूट है, कितने लोग लेते हैं? लोग तो अब, भारत तो नहीं बनाता है एनरिच्ड यूरेनियम का, भारत तो प्लूटोनियम का बॉम्ब बनाता है। सही बात। अब भारत तो जो टर्शरी साइकिल है, जो भारत ने जो भी जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो ये आपने बनाया है, जिसमें प्लूटोनियम लगता है और U-32-33 उसका बाई प्रोडक्ट आता है, वो तो रशिया के अलावा और कहीं है ही नहीं। इंडिया इज ओनली द सेकंड वन। और उसके बाद का जो अगला स्टेप है, वो तो आपको अनलिमिटेड एनर्जी देगा, जो थोरियम और U-33 का मिक्स करके बिल्कुल। थोरियम ऑक्साइड के साथ में जो बनाएंगे, ये आप यूरेन U-32-33 प्लस थोरियम ऑक्साइड,
और जो मिनिएचर जो है ना वो कह रहे हैं कि साहब की स्मॉल रिएक्टर्स, तो वो तो अनलिमिटेड एनर्जी देगा। तो भारत अपनी टेक्नोलॉजी से कहाँ एडवांस कर गया है, ये अभी उसी एनरिच्ड यूरेनियम वाले उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। दैट इज, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ये अभी कमिंग बैक टू बांग्लादेश, इत, इतना वॉलेटाइल हो गया है, इतना इतना वॉलेटाइल हो गया है ये सारा मामला। बट एक चीज आप बताइए सर कि अ, क्यों चाइना क्यों चुप रहेगा सर? जो उसके जो इन्वेस्टमेंट है चॉकफ्यू पे, उसने जो वो पाइपलाइंस बनाए हैं, वो रूली से मूसे तक, ये चॉकफ्यू से रूली और मूसे तक, ठीक है ना सर, 1700 किलोमीटर ये ट्रेड, वो अ, क्या मतलब यूं ही मतलब विल इट सैक्रिफाइस टू यूनिस मिया एंड द अमेरिकन्स? और हम क्या अपने बैकयार्ड में मतलब ये सब कुछ हम होने देंगे कि तुम वहां से बैठ के तुम ये चलाते रहो अपना प्रॉक्सी वॉर? मतलब एक तरह से वो तो पाकिस्तानी टेरिटरी ही बन गया ना सर। बांग्लादेश हैज अगेन बिकम ईस्ट पाकिस्तान। तो हमको तो इसमें कोई कार्रवाई करनी होगी, और शायद हम कार्रवाई कर रहे हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर लेके देखने जा रहा है कि क्या किया है भारत ने। तो बौसेकर के साहब जो और आप लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे यही कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और कुछ ना कुछ तगड़ा हुआ है। तो अभी एक और चीज है कि अगर इस तरह का थ्रेट होता है, तो यूनिस मिया को ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर भारत ने कोई कार्रवाई की है, तो ना तो उनको निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। वो क्या करेंगे सर? हमला कर दो भारत में। So geopolitically, he has been caught in a bind now. और हमको भी बस ये शैलो एक्शंस अब हम करते रहे। वो जो आपने कहा ना कि नेक एंड थंब बोला, ये बहुत यही बात करता था ना ये यूनिस मिया। ये नॉर्थ ईस्ट की बात करता था, ये क्या क्या कहता था कि क्रिश्चियन लैंड की बात करता था, इंडिया के सिलीगुड़ कॉरिडोर वल्नरेबिलिटी की बात करता। तो अब झेलो। अब तो दूसरी बातें करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है। आई थिंक वी शुड कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन बांग्लादेश स्पेसिफिकली। और ये क्या एक्चुअली सर रिएक्ट अगर करते आप हैं, देखें क्योंकि ना तो ये जिस तरह से बीजेपी ने मोर्चा छोड़ दिया, उस तरह से तो दिखाता है कि भाई कि इनकी आर्मी जो है इट इज नॉट इन अलाइनमेंट विद यूनुस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। आर्मी का एक वर्ग सर, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी आर्मी को आप अगर इस तरह की कार्रवाई करो और 15 लोगों को दे वर पार्ट ऑफ सम रेजिम, और वो उनके खिलाफ आप ये करो, वो आर्मी फिर दोबारा कभी ट्रैक पे नहीं आ सकती। वो जी। कभी नहीं आती। एंड बाय द वे आई मस्ट टेल यू आपके दर्शकों के लिए, जमायते इस्लामी इज अ वेरी वेरी रिच ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली। उनके मॉल्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। मतलब एक आई डोंट रिमेम्बर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट बहुत ही मतलब उनका सिग्निफिकेंट वो है, होल्ड है वहाँ की इकोनॉमी पे जमायत इस्लामी की। जमात इस्लामी की फिलॉसफी तो एक ही है ना, वो कश्मीर का सारा जो इंसर्जेंसी था, उसका जो पूरा आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग था, वो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का था, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ जमात इस्लामी हिंद। ये तो आपको पता ही है। और सबसे चिंताजनक, शायद मुझे ये बोलना चाहिए था आप लोग को, जब मैं इम्पैक्ट
कर रहा हूँ इंडिया के ऊपर में कि अगर बांग्लादेश की सूरत इस तरह से बदल रही है, बदल गई है, तो क्या इसका मिरर इमेज हमको अपने यहाँ देखने को मिलेगा, खास करके वेस्ट बंगाल? वी असम विल में तो नो चलो वेरी फिर सून। तो नहीं, एसआईआर शुरू होने वाला है, उसके कुछ रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। नहीं, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जैसे भारत के अंदर में पाकिस्तान है, तो भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हैं। यहाँ भी फर्क पड़ेगा। और वहाँ हम कहते हैं यूनिस मियाँ फैसिलिटेटर हैं इसके, तो हमारे यहाँ ममता बनर्जी यूनिस मियाँ से कम नहीं है एज फार एज फैसिलिटेशन इज कंसर्न। इन सब चीजों पे अगर आप किसी बॉर्डर स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस क्लैरिफाई करना होगा अपनी जनता को कि क्या रवैया है आपका बांग्लादेश के लेके, वहां का इस्लाम को लेके, वहां के रेडिकल ग्रुप्स के लेके क्या आप कर रही हैं? आपके पास एंटीडोट क्या है? मिट्टी मानुष उसे वो बोलने से क्या होगा? वो तो नहीं बोल रहा है ना उर्दू, वो तो बंगाली मुसलमान तो नहीं बोल रहा है ये। क्या है आपका रवैया? ममता बनर्जी हैज टू क्लैरिफाई कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं आपके यहाँ, उनका राष्ट्रवाद किस चीज पे है, किस बुनियाद पे है उनका राष्ट्रवाद? इज इट इस्लामिक राष्ट्रवाद और बंगाली मीन सनातनी राष्ट्रवाद? किस पे है उनका राष्ट्रवाद? ये आपको बताना होगा। यू कांट गेट ए क्रिकेटर कहीं गुजरात से उठा के आपने उसको डाल दिया, आपने तो साफ दिखा दिया कि यू बिलीव इन इस्लामी राष्ट्रवाद। यस, 100%। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल RSN सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।